हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेल टाइम्स पर। आपको पूरी कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रिबॉर्न फॉर रिवेंज एपिसोड 1। सुबह के 6 बजे शहर के सबसे नामी और लग्जरी होटल में से एक पैलेस होटल के सेकंड फ्लोर पर रूम नंबर 03 की सामने खड़े हो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दरवाजे के सामने खड़े हो नॉक करते हुए दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहे थे। नॉक 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 नॉक। वही इसी होटल रूम के अंदर बेड के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ी हुई गहरी नींद में सोई हुई कनक, महेश्वरी परिवार की बड़ी बेटी सोई हुई थी, जिसके कानों तक जब दरवाजे से बाहर की शोरगुल की यह आवाज सुनाई दे रही थी जिससे उसकी नींद खुलती है। वही दरवाजे के बाहर खड़े लोग बार बार दरवाजा नॉक किया जा रहे थे, जिससे सुन कनक थोड़ी इरिटेट हो जाती है और गुस्से भरी आवाज में डांटे हुए बोलती है, कौन है जो इस तरह से मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? ये बात बोलते हुए कनक अभी अपने बेड से उतरने को होती है कि तभी उसे ऐसा होता है कि जैसे कोई और भी इस वक्त उसके साथ उसके बेडरूम में उसके बेड पर सोया हुआ था। इसे कंफर्म करने के लिए जब वह अपने बगल में देखी है तो अपने सामने लेटे हुए शख्स को देख वह काफी ज्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि इस वक्त उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये कोई और नहीं बल्कि प्रिंस था, सुपरस्टार एक्टर। उसकी बहन माहिरा जो कि खुद एक एक्ट्रेस थी, उसका मगेंद्र जो कि इस वक्त बिना कपड़ों के हाफ ब्लैकेट कवर किए हुए वहीं बेड पर नींद में सोया हुआ था, जिसे देख कनक काफी हैरान हो गई थी। उसे समझ नहीं आता कि वो उसके बेड पर क्या कर रहा था। उसे अपने बेड पर देख कनक को अजीब सी फीलिंग होती है। आसपास देखने पर उसे एहसास होता है कि वो अपने कमरे में नहीं थी, किसी अनजान बेड पर थी। जिसके बाद जब वो खुद की तरफ देखती है तो शॉक हो गई थी, क्योंकि उसने अभी कुछ भी नहीं पहना था। उसके सभी ड्रेस बेड के दूसरे साइड परे हुए थे, वह भी सिर्फ एक ब्लैंकेट के अंदर लिप्त हुई बेटी थी। अपनी यह हालत देख काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और चिल्लाते हुए अपने बगल में लेते प्रिंस को जागते हुए सवाल करती है, प्रिंस तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कनक ने ये सवाल थोड़ी ऊंची आवाज में की थी, जो कि दरवाजे के बाहर खड़े लोगों के कान तक भी पहुंच जाती है, जिससे सुनने के बाद वो लोग थोड़ी और ताकत के साथ दरवाजा नॉक करने लगते हैं। मिस कनक, प्लीज जल्दी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा रही हो? वहीं कनक के सवाल से प्रिंस की भी आंख खोलती है और वह भी अपनी कंडीशन को देखता है तो सब समझ में आ जाता है कि कल रात दोनों के बीच क्या हुआ होगा। जिस बात से उसके मन में कनक के लिए काफी गुस्सा भरा जाता है और वो अपने हाथों से टाइटली बेड सीट को पकड़े हुए वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहा था कनक की तरफ देखते हुए गुस्से में, जिसके बाद वो वही साइड से सितारा की ड्रेस उठाते हुए गुस्से में उसके फेस पर मरते हुए उसे उसकी बॉडी कवर करने के लिए बोलना है, और फिर खुद भी वही साइड से अपना ड्रेस लेते हुए अपने बॉडी को अच्छे से ड्रेस से कवर करने लगता है। वहीं ड्रेस को एडजस्ट करने हुए वो दरवाजा खोलना के लिए आगे बढ़ता है। अभी प्रिंस आगे बढ़ जैसे ही होटल रूम का दरवाजा ओपन करता है, उसके साथ ही दरवाजे के बाहर खड़े काफी सारे रिपोर्टर्स अपने कैमरा के साथ होटल रूम के अंदर इंटर करते हैं। और रूम में इंटर करने के साथ ही वो सभी अपना कैमरा ऑन कर अंदर के नज़ारे को रिकॉर्ड करने लगते हैं। वहीं कुछ न्यूज रिपोर्टर्स आगे बढ़ कनक से सवाल करने लगते हैं, मिस कनक ये क्या है? आप इस तरह से अपने ब्रदर इन लॉ के साथ एक बेड में क्या कर रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सारी अफवाहें सच थी कि आप अपनी छोटी बहन के फ्यूचर हस्बैंड मिस्टर प्रिंस से ही प्यार करती हो? आप चुप क्यों हो, बताओ, क्या आप मिस्टर प्रिंस सच में प्यार करती है, या फिर ये सब कुछ अपने अपनी बहन माहिरा को परेशान करने के लिए किया है? क्योंकि यह बात तो सारा शहर जाता है कि आपकी बहन माहिरा की मैरिज मिस्टर प्रिंस के साथ ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है, वो दोनों एक दूसरे के साथ एंगेज है, तो फिर आप इस वक्त मिस्टर प्रिंस के साथ उनके होटल रूम में क्या कर रही थी? लेकिन फिर सामने से जब कनक कुछ जवाब नहीं देती है तो वो रिपोर्टर्स कनक पर इल्जाम लगते हुए बोलते हैं, मिस कनक क्या आपको शर्म नहीं आ रही? यूं इस तरह से अपने ही ब्रदर इन लॉ के साथ एक ही होटल रूम में एक बेड पर रात गुजर कर कि ऊपर से अपने हम सभी को मैसेज करके यहाँ बुलाया था कि हम लोग आपकी यह अश्लील हरकत को सरेआम कर दे। बताइए, आप चुप क्यों हैं? जब आपने हमें बुलाया ही है तो बताइए कि आप आखिर हमें यहाँ बुलाकर क्या करना चाहती थी? उन रिपोर्टर्स के इतने गंदे और घिनौने इंजाम सुनकर कनक काफी शौक नजर आ रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ क्या हो रहा था, क्योंकि कल रात जब वो अपने फ्रेंड के साथ पार्टी करने आई थी उसका फोन तो घर पर ही छूट गया था, लेकिन फिर वो यहाँ इस होटल रूम में कैसे पहुंची? और ये यहाँ प्रिंस क्या कर रहा है? वो तो खुद ही इस बात से कंफ्यूज थी। ऊपर से इन रिपोर्टर्स के ऐसे सवाल ही सुनकर वह काफी ज्यादा परेशान हो गई थी कि तभी उसकी नजर सामने खड़े प्रिंस पर पड़ती है, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। प्रिंस के गुस्से से पता चल रहा था जैसे वो भी इस सब का जिम्मेदार कनक को ही मानता है, जिसे देख अंगना आगे बढ़ उसे ये प्रूव करना चाहती थी कि उसने यहाँ रिपोर्टर्स को नहीं बुलाया है।
उसे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, वह तो खुद ही हैरान रह गई थी। उसे अपने साथ एक ही बेड पर देखकर ये सब सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू बहाने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने इनोसेंस कैसे प्रूव करे कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। वही इस तरह से कनक को कोई जवाब ना देता देख वह न्यूज रिपोर्टर पीछे दरवाजे के पास एक खड़े प्रिंस की तरफ देखते हैं, जो कि उसके साथ ही इसी होटल रूम में था, और उसे सवाल करने लगते हैं। मिस्टर प्रिंस, क्या आप बताना चाहेंगे कि आप यहाँ इस होटल में कनक महेश्वरी के साथ क्या कर रहे थे? आपकी मंगेतर तो मिस माहिरा है ना? तो फिर आप उनकी ही बड़ी बहन के साथ होटल रूम में क्यों थे? आखिर क्या रिश्ता है आपका मिस कनक के साथ? क्या आप दोनों मिलकर मिस माहिरा को धोखा दे रहे थे? वही प्रिंस, जो कि पहले से ही काफी गुस्से में आ रहा था, इस तरह से न्यूज रिपोर्टर्स की ऐसी गिन्नी बातें सुन अपने गुस्से भरी आवाज में बोलता है, देखिए प्लीज, मेरी भी कुछ इमेज है, प्लीज आप इस तरह से अपने बेहुदा सवाल करके मेरे इमेज ऐसे बर्बाद ना कर। और जहां तक बात रही मेरे यहाँ होने की, तो मैं आपको बता दूं, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं। मुझे तो इस लड़की ने मैसेज कर मिलने के लिए बुलाया था कि वह मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती है, इसीलिए मैं यहाँ से मिलने के लिए आया था। लेकिन फिर रूम में इंटर करने के बाद क्या हुआ, मुझे कुछ भी ध्यान नहीं। वहीं प्रिंस की यह सारी बातें बोलने की अगले ही पल सभी न्यूज रिपोर्टर्स बैक टू बैक दोबारा से प्रिंस से सवाल करने लगते हैं। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि यह सब कुछ मिस कनक का किया है ताकि आप दोनों लव बर्ड्स को दूर कर सके? मतलब आप सच में आप मिस महिरा से ही प्यार करते हो? आपका मिस कनक के साथ कोई रिश्ता नहीं? वहीं उन न्यूज रिपोर्ट उसकी यह बातें सुन प्रिंस और भी गुस्से में कनक की तरफ देखते हुए बोलता है, कनक, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी गिरी हुई नीचे लड़की निकलेगी, जो अपने ही बहन की शादी को तोड़ने के लिए ये सब भी करने पर उतर जाओगी। तुम बहुत अच्छे से जानती थी कि हमें दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, हमारी एंगेजमेंट भी हो चुकी है, बहुत जल्द हमारी शादी भी होने वाली है, लेकिन फिर भी तुम हमारे बीच में आने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती खुद के ऊपर? वो तुमसे कितना प्यार करती है, हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा सोचती है, लेकिन तुम हो कि इस तरह से उसकी शादी तोड़ने पर ही टूट गई हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे इंटरेस्ट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं सिर्फ और सिर्फ माहिरा को ही पसंद करता हूं और उसी से शादी करूंगा, तुम्हारा कोई चांस नहीं। प्रिंस की यह बातें सुन कनक एकदम से शॉक रह जाती है। मतलब इतने सारे इंजमा उस पर लगाया जा रहे थे, पहले तो न्यूज रिपोर्टर यहाँ कैसे आए? इस बारे में उससे कुछ नहीं पता, तो फिर वो सब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उसने उसे भी यहाँ बुलाया था? उसे बस इतना पता था कि कल रात उसने प्रिंस के साथ रात बिताई है, लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ सकता है? उसे तो खुद ही चल रात का कुछ ध्यान नहीं था कि वह यहाँ कैसे पहुंची। ना ही कोई उसकी एक्सप्लेनेशन सुनने को तैयार था। सभी लोग बस अपने मानगढ़ंत कहानी बनाते हुए उसके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे थे। हालांकि वो अभी अपनी सफाई में कुछ बोलती उससे पहले ही सामने होटल रूम के दरवाजे से हाई हील्स सैंडल की दीप टप की आवाज सुनाई देती है, जिसकी आवाज सुन कनक, प्रिंस, सभी न्यूज रिपोर्टर सभी पीछे मुड़ दिखते हैं तो सामने से कनक की छोटी बहन माहिरा महेश्वरी आ रही थी, जो कि एक जानी मानी अभिनेत्री है, जिसकी उम्र सिर्फ 23 साल की थी। इतनी कम उम्र में ही उसने अपनी एक्टिंग के जरिए काफी सारे लोगों को अपना फैन बना लिया है। महिरा अपने चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ होटल रूम के अंदर इंटर करती है, पर जैसे ही उसकी नज़र सामने की नज़र में पड़ती है, अचानक से उसके कदम डगमग जाते हैं और वो 2 कदम पीछे कर लेती है। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत बड़ा सा झटका लगा हो, जो कि अपने आंखों में आंसू लिए कनक और प्रिंस की तरफ देखते हुए उनसे सवाल करती है, यह क्या है? तुम दोनों यहाँ इस हालत में क्या कर रहे हो? लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि वह मिस्टर महेश्वरी की फर्स्ट वाइफ की इकलौती बेटी थी, जिसकी वजह से वह चाह कर भी उसे घर से नहीं निकाल पाई थी। लेकिन अब इस तरह से उसकी इज्जत सारे शहर में बदनाम हो चुकी है, तो उनके पास तो एक और नया बहाना मिल गया था कनक को घर से निकलना का। पर बुरा तो कनक को इस बात से लगता है कि उसकी खुद के पिता मिस्टर मनीष, एक बार भी उन्होंने उसे मिलने की कोशिश नहीं की, ये जाने की कोशिश नहीं की कि आखिर क्या हुआ था, क्या सच में उसने कुछ ऐसा कुछ गलत किया है। लेकिन इस सब से उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। उनके लिए उनकी छोटी बेटी माहिरा के कहे हुए शब्द ही सच्चाई थी और उसकी कही हुई सारी बात झूठ। आज भी जब वह अपने पिता मिस्टर मनीष से अपनी सफाई देने आई थी, ये बताने आई थी कि यह सब कुछ उसका किया नहीं है, लेकिन उर्मिला जी उसे दरवाजे से अंदर इंटर नहीं करने देती और उसे घर से बाहर निकलते हुए बोलती है, आज के बाद कभी हमारे सामने आने की कोशिश भी मत करना, तुम्हारा और हमारे अब कोई भी रिश्ता नहीं, निकाल जाओ यहाँ से। अपनी सौतेली माँ उर्मिला जी की ये सारी बातें सुनने के बाद भी कनक हार नहीं मानती और आखिर में उनसे बोलते हैं,
कि वो एक बार अपने पिता से मिलना चाहती है, उनसे बात करना चाहती है, वो एक बार उसे मिलने दे। वही कनक की यह सारी बातें सुन उर्मिला जी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो कनक की तरफ देखते हुए बोलती है, तुम्हें क्या लगता है ये जो सब मैंने तुमसे बोले थे ये सभी मेरे शब्द हैं? नहीं, ये तुम्हारे पिता के कहे हुए वार्ड है जो कि मैं तुम्हें सुना रही हूँ। वह तुमसे इतनी नफरत करते हैं कि तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते और इसीलिए उन्होंने अपना यह मैसेज मुझे तुम्हें डिलीवर करने के लिए मुझे कहा था, जो कि मैं तुम्हें कर दिया। तो बेहतर होगा कि यहाँ चले जाओ, अब तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे कभी भी नहीं खुलेंगे। वैसे तो ये सारी बातें जो कुछ अभी उर्मिला जी ने कनक से कही थी, ये बात उसके पिता कही हुई थी कि नहीं, इस बात का उर्मिला जी के पास कोई भी सबूत नहीं था। लेकिन कनक इस बात को भी इग्नोर भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद उसके पिता एक पल के लिए भी उसे मिलने नहीं आए, उसे कुछ भी सवाल करने नहीं आए। तो अगर ऐसा है भी कि यह सारी बातें उसके पिता ने ही कही होगी, क्योंकि उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। अगर होती तो वो उसे मिलने जरूर आते, पर ऐसा नहीं था। मतलब वह भी कनक को ही गलत समझते हैं। इन सभी बात की वजह से कनक कुछ ज्यादा ही टूट सी गई थी। बिना उसकी गलती के सभी लोग उसे गुनहगार ठहरा रहे थे, कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि खुद के उसकी अपने बायोलॉजिकल पिता, वह भी उसे गुनहगार ही समझ रहे थे। उर्मिला जी से तो कनक को सपोर्ट की वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसके पिता उन्होंने भी उस पर विश्वास नहीं किया था। इस बात से दुखी हो वो महेश्वरी मैंसन से चली जाती है। इन सभी बात की वजह से कनक कुछ ज्यादा ही टूट सी गई थी। बिना उसकी गलती के सभी लोग उसे गुनहगार ठहरा रहे थे, कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि खुद के उसकी अपने बायोलॉजिकल पिता, वह भी उसे गुनहगार ही समझ रहे थे। उर्मिला जी से तो कनक को सपोर्ट की वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसके पिता उन्होंने भी उस पर विश्वास नहीं किया था। इस बात से दुखी हो वो महेश्वरी मैंसन से चली जाती है। वो ही दूसरी तरफ एक आलिसन से बंगलों के हाल में लगा टीवी पर यही न्यूज चल रहा था कि कैसे एक बहन ने अपनी ही बहन के मंगेतर के साथ धोखे से रात बिताए। वही टीवी के पास लगे सोफे के आसपास दो सर्वेंट खड़े होकर इसी खबर के बारे में बातें कर रहे थे कि सच में दुनिया में क्या क्या हो रहा है। भला एक बहन दूसरी बहन का ऐसा कैसे कर सकती है? आज तक तो ऐसा सिर्फ फिल्मों को दिखा था, पर अब रियलिटी में देखने को मिल रहा है। अभी वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी उन सभी के कण में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। जिसे वो पीछे मुड़ देखे हैं तो सामने सीढ़ियों से एक बहुत ही हैंडसम करीब 24 से 25 साल का नौजवान लड़का उतरते हुए उनके पास आता है, जिसे देखकर वो सभी नौकर एकदम से शांत हो जाते हैं और लाइन लगाकर साइड में खड़े हो जाते हैं। यह उनका बस आर्यन खन्ना था, बॉलीवुड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार हीरो, जिसके सामने माहिरा जैसे छोटे मोटे सेलिब्रिटीज की कोई भी वैल्यू नहीं थी। अभी आर्यन सीढ़ियों से उतरते हुए हाल में आता है, जहां उसकी नजर हाल में चल रहे टीवी पर पड़ती है, जिसमें कनक, माहिरा और प्रिंस से जुड़ी हुई न्यूज चल रहे थे, जिसे देखने के लिए आर्यन के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वही उसके पास खड़ा एक सर्वेंट आर्यन से बोलता है, देखो ना बॉस, ये जो एक्ट्रेस माहिरा है ना, उसकी बहन ने उसके साथ कितना गलत किया। उसी के मगेंद्र के साथ एक ही होटल के बेडरूम में धोखे से रात बिताई थी। शट अप। अभी वो सर्वेंट अपनी बात बोल ही रहा था कि सामने से आर्यन गुस्सा होते हुए बोलता है, इट सीम्स यू हैव नो वर्क एंड यू कीप टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स ऑल डे लॉन्ग। गेट टू वर्क नाउ, अदरवाइज योर सैलरी दिस मंथ विल बी कट। वो ही आर्यन की बात सुन उसके दोनों नौकर वहां से चले जाते हैं, जिनके जाने के बाद आर्यन अपने गुस्से भरी नजर से टीवी की तरफ देखते हुए अपना सेल फोन निकाल किसी को कॉल करते हुए बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? जल्द से जल्द इस मामले के पीछे छुपी सच्चाई का पता लगाओ कि यह कौन कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है वो ऐसा नहीं कर सकती है। ये बात बोलते हुए आर्यन कॉल कट कर अपने कार की चाबी लेकर काफी तेजी में घर से निकाल जाता है। कनक के साथ खड़ा हो उसे सपोर्ट करें कि वो अकेली नहीं है, वो उसके साथ है। उसके होते हुए उसे कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कोई भी नहीं था। कनक आज इतनी बड़ी दुनिया में खुद को काफी अकेला और मजबूर महसूस कर रही थी, जहां कोई भी उसका साथ देने वाला नहीं था। अचानक से अपनी जिंदगी में आए इतनी बड़े तूफान को कनक के लिए हैंडल कर पाना इम्पॉसिबल सा था। उसे पता भी नहीं था कि आने वाले अगले पल में उसके जीवन में और क्या हो जाए।
उसके पास ना तो हाथ में एक भी रुपए थे और ना ही रहने को कोई ठिकाना था। वह महेश्वरी मैंसन से निकलने के बाद बेसुध सी होकर बस खाली सड़क पर ऐसे ही चलती जा रही थी, इस बात से अनजान कि रास्ता उसे किस जगह किस मोड़ पर ले जाने वाला है। इस तरह से चलते हुए कनक को काफी वक्त बीत गया था। वो ये तो नहीं जानती थी कि कितना समय हुआ, लेकिन अपन आसपास के अंधेरी को देख इस बात का लग रहा था कि अब रात हो चुकी है और वो चलती हुए सुनसान हाईवे पर पहुंचे गई थी, जहां उसे कोई दूसरा व्यक्ति उसे नजर नहीं आ रहा था कि चारों तरफ खफी अंधेरा था कि तभी अचानक से एक कार की हेडलाइट उस पर पड़ती है, जिसे देख कनक जब पीछे मुड़ देती है तो एक कार काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए आ रहा था। कनक को यहाँ इस सुनसान रास्ते पर चलते हुए काफी समय बीत गया था। ऐसे ही करके काफी सारी गाड़ियां आती जा रही थी, लेकिन कोई भी कनक के लिए रुकने को तैयार नहीं था। ये गाड़ी भी कनक के लिए अनजान ही थी, जिसे देख कनक उसे कर के लिए साइड छोड़ देती है और दूसरी तरफ आगे बढ़ाने लगती है, लेकिन फिर अगले ही सेकंड उस कार की हेडलाइट वापस से कनक के ऊपर पड़ती है, जिसे कनक थोड़ी हैरान हो पीछे मुड़ देखी है, ये सोचकर कि क्या कोई उसका पीछा कर रहा है। पर अभी वो कुछ सोच पाती उससे पहले ही वो कार काफी तेजी से कनक की तरफ आगे बढ़ती है। जिसकी अगले ही पर जोरदार आवाज सुनाई देती है और कार से टकराने की वजह से कनक को ऐसा फील होता है जैसे वो हवा में उड़ती जा रही हो और अचानक से सामने रोड पर जाकर उसकी बॉडी टकराती है, जिससे कि कनक के फोरहेड से काफी सारा ब्लू निकलने लगता है। कुछ ही सेकंड में रोड पर उसके बॉडी के आसपास काफी सारा ब्लू फैल जाता है। ये सब इतनी अचानक हुआ था कि कनक के लिए कुछ भी समझ पाना इम्पॉसिबल था कि आखिर कौन है जो उसे इस तरह से ऐसे अनजान सड़क पर मारना चाहता है। वो उठकर उसे शख्स को देखना चाहती थी, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची हुई थी। उसके शरीर के आधे से ज्यादा खून बह चुका था, वो काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। वही जिस कार ने अभी कनक को धक्का मारा था, उस कार के ड्राइविंग सीट का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर बैठा शख्स कर से निकाल कनक की तरफ आगे बढ़ता है। वो ही धीरे धीरे करके कनक की आंखें क्लोज होने लगती है, जिससे कि कनक ये तो नहीं देखा पाती है कि कौन है जो उसकी तरफ आ रहा है, पर उसे कानों में है यह हिल सैंडल की आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि धीरे धीरे करके उसके करीब होते जा रहा था। कार से टकराने की वजह से कनक के शरीर में काफी गहरी चोट आई थी, जिससे कि काफी सारा ब्लड बह रहा था, जो कि उसकी आंखों में भी जा रहा था। इसी के वजह से उसे सामने सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था कि तभी उसके सामने कोई आकर रुकता है। वो ही इतनी समय से जो हाई हील्स सैंडल की आवाज उसे सुनाई दे रही थी, वो उसकी आंखों के सामने था, जिसे देखने के अगले ही पल कनक के मन में कुछ बात आती है, जैसे उसे कुछ ध्यान आया हो। हालांकि अभी मैं कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही उसके सामने खड़ी वो लड़की जिसने कि अभी अभी कनक को कर से हिट किया था, आगे बढ़ने हुए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कनक से अपनी ऊंची आवाज में सवाल करती है, कनक क्या हुआ, तुम इस तरह से इतना स्ट्रगल क्यों कर रही हो? ऐसा मत करो, तुम्हें तकलीफ हो रही होगी और तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें इस तरह से तकलीफ में नहीं देख सकती। कितना प्यार करती हूं मैं तुमसे, फिर भी देखो तुम हर वक्त खुद को नुकसान पहुंचाने रहते हो। वही कनक जो सब काफी ज्यादा दर्द और तकलीफ से जूझ रही थी, इस तरह से अपने सामने बैठी लड़की की आवाज सुन अपनी आंखें खोल जब देखी है तो काफी ज्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि इस वक्त उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन माहिरा खड़ी थी, जिसे हमेशा से उसने सबसे ज्यादा प्यार किया था। अपनी तरफ से उसकी सभी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश भी की थी। आज सुबह भी जब होटल रूम में कनक ने खुद को प्रिंस के साथ होटल रूम में ऐसी हालत में पाया था, तो उसे खुद से ज्यादा माहिरा के लिए बुरा लगा था कि क्या होगा जब महिला को इस बारे में पता चलेगा कि उसकी खुद की अपनी बड़ी बहन ही उसकी मंगेतर के साथ होटल रूम में बैठ शेयर कर रही थी, और बाद में भी जब माहिरा दुखी होकर उसे दूर जल गई, तभी उसे महिरा के लिए काफी गिल्टी फील हो रहा था कि उसके वजह से बेचारी महिरा को ये सब कुछ झेलना पड़ रहा था। पर अभी इस वक्त महिरा को अपने सामने खड़ा उसका बदला हुआ रूप देख वह काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। इस वक्त माहिरा दिखने में हमेशा की तरह क्यूट और लविंग एक्ट्रेस के जैसी नहीं बल्कि विलन के जैसी लग रही थी। तुम माँ हीरा। कनक अपनी लड़खड़ती हुई जुबान से कुछ बोलते की कोशिश तो करती है, पर क्योंकि उसका ब्लड काफी लॉस हो चुका था, वह अब मरने की कगार में पहुंचे चुकी थी। उसके गले से कोई भी आवाज नहीं निकाल रही थी, पर वह क्या बोलना चाहती थी ये बात माहिरा से नहीं छपी हुई थी।
इस वक्त माहिरा दिखने में हमेशा की तरह क्यूट और लविंग एक्ट्रेस के जैसी नहीं, बल्कि विलन के जैसी लग रही थी। तुम माँ हीरा। कनक अपनी लड़खड़ती हुई जुबान से कुछ बोलते की कोशिश तो करती है, पर क्योंकि उसका ब्लड काफी लॉस हो चुका था, वह अब मरने की कगार में पहुंच चुकी थी। उसके गले से कोई भी आवाज नहीं निकाल रही थी, पर वह क्या बोलना चाहती थी, ये बात माहिरा से नहीं छपी हुई थी। इस तरह से कनक को स्ट्रगल करता देख माहिरा के चेहरे की शैतानी मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है, और वो बड़ी ही बेरहमी से कनक की गले को दबाते हुए उसे थोड़ा ऊपर उठा अपने गुस्से भरी आवाज में बोलते हैं। जब से मैंने महेश्वरी मैंसन में अपना पहला कदम रखा था, तब से मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि कब तुम्हें इस तरह से दर्द में लड़ते हुए, टूटकर अपनी प्राण त्यागते हुए देखूं, और आज मेरा वो सपना पूरा हो गया। आज तुम्हारे जाने के बाद फाइनली जो पिछले 19 सालों में मुझे नहीं मिला, अब मिल जाएगा। तुम्हारे घर से निकलने और तुम्हारी मौत के बाद अब मैं महेश्वरी परिवार की सबसे बड़ी बेटी बन जाऊंगी, और सब कुछ सिर्फ मेरा होगा। मैं अपनी सभी चाहत हासिल कर लूंगी। माहिरा के चेहरे पर इस वक्त शैतानी मुस्कान नजर आ रही थी, वही कनक जो इस वक्त खून से लथपथ रोड पर पड़ी हुई थी। माहिरा की ऐसी बातें सुन अपनी धीमी आवाज में बोलती है, माहिरा तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर मैं तुम्हारा क्या बिगड़ा आया था जो तुम्हें मेरे साथ ये सब कुछ कर रही हो? क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं, जब पापा को इस बात के बारे में पता चलेगा वह कैसे रिएक्ट करेंगे? माना कि वो मुझे प्यार नहीं करते, तुम्हें प्यार करते हैं, लेकिन मैं महेश्वरी परिवार की रियल बेटी हूँ और तुम एक अडॉप्टेड डॉटर हो, जिसे मुझे कंपनी देने के लिए पापा ने अडॉप्ट किया था। तुम्हारे अंदर महेश्वरी परिवार का खून नहीं है। परिवार में आने के बाद तुमने अपनी ड्रामे और नाटक की वजह से हमेशा पापा के सामने मुझे गलत ठहराया और तुम उनकी लाडली बन गई। लेकिन फिर भी क्या तुम्हें इस बात का पूरा विश्वास है कि मेरे जाने के बाद तुम कभी मेरी जगह परिवार में ले पाओगी? क्योंकि अगर मैं नहीं भी हूं तो भी तुम्हें महेश्वरी परिवार की बड़ी बेटी का सम्मान नहीं मिलने वाला। वही कनक की इन बात को सुन महिरा काफी गुस्सा होते हुए खींच के एक जोरदार थप्पड़ कनक को लगती है, जिससे कनक काफी फोर्स के साथ वापस रोड से टकरा जाती है। उसे काफी दर्द हो रहा था, पर इस वक्त कनक को अपने दर्द की परवाह नहीं थी। उसे महिरा से अपने सवालों के जवाब चाहिए थे कि आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। कनक की यह सारी बातें सुन कुछ पल के लिए माहिरा के चेहरे पर स्ट्रगल की भावना तो नजर आती है, लेकिन फिर अगले ही पल माहिरा वापस से गुस्सा होते हुए कनक को जवाब देती है, क्या कहा तुमने कि मुझे कभी परिवार की बड़ी बेटी का हक नहीं मिलेगा? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ऐसा किया है? नहीं, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। ये सब कुछ जो मैंने किया है ना, ये सब करने पर मुझे तुमने ही मजबूर किया है। ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। तुम्हारी तुम इस दुनिया में आई ही क्यों? अगर तुम नहीं होती तो मुझे इतनी सालों तक परिवार में दब के नहीं रहना पड़ता, मैं परिवार की बड़ी बेटी रहती। ये बात बोलते हुए अचानक से महिरा के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कनक से बोलती है, कनक क्या तुम सच में इतनी भोली हो जो अब तक तुम ये बात नहीं समझी? क्या तुमने कभी भी इस चीज को ध्यान से नोटिस नहीं किया कि पापा मामा दोनों मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं? क्या ये सब कुछ देखकर तुम्हें लगता है कि मैं कोई अडॉप्टेड डॉटर हो सकती हूँ? क्या कोई भी पिता अपनी बेटी को छोड़कर अडॉप्टेड डॉटर को इतना प्यार कर सकता है? महिरा की यह बातें सुन कनक भी एक पल के लिए शॉक रह जाती है। कहीं ना कहीं वो समझ पा रही थी कि महिरा जो कहने की कोशिश कर रही थी उसे उसका मानने को तैयार नहीं था, जिसे देख महिरा के चेहरे की मुस्कान और भी बड़ी हो जाती है और वह कनक से बोलते हैं, तो चलो मैं आज तुम्हारा सच से सामना करवाती हूँ। तुम जो ये कह रही हो ना कि तुम्हारी मौत के बाद भी मुझे परिवार की बड़ी बेटी का दर्जा नहीं मिलेगा और पापा मुझे गुस्सा होंगे, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं कोई अडॉप्टेड बेटी नहीं हूँ, बल्कि मैं मेरी माँ उर्मिला और मेरे पिता मिस्टर मनीष महेश्वरी की बड़ी बेटी हूँ। मेरा जन्म तुम्हारी जन्म के करीब 3 महीने बाद ही हुआ था, लेकिन उस वक्त तुम्हारी माँ महेश्वरी मैंशन में थी, मैसेज महेश्वरी की पोजीशन पर, जिसके वजह से ऐसे में मुझे समाज के सामने पापा की रियल बेटी का दर्जा मिलना तो इम्पॉसिबल था। यही कारण था कि तुम्हारी माँ की मौत के बाद पापा ने मेरी माँ से शादी की और मेरी माँ मैसेज महेश्वरी बन गई और मुझे एक अनाथ आश्रम के थ्रू अडॉप्ट किया, ताकि दुनिया के सामने ये सच है ना आ पाए कि तुम्हारी माँ के होते हुए भी मेरी माँ का पापा के साथ कोई रिश्ता था। वरना तुम खुद ही सोचो, अपनी बेटी चाहे कितनी भी बुरी हो, कोई भी माता पिता अपनी बेटी को छोड़कर अडॉप्टेड बेटी को ज्यादा प्यार नहीं कर सकता।
लेकिन तुमने कभी इतना डिटेल में जाने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हें तो लगता था सब कुछ घर में सिर्फ तुम्हारे लिए होता है, पर सच्चाई तो ये है कि उसे घर की रियल बेटी मैं हूं और सभी लोग सिर्फ मुझे प्यार करते हैं। वो ही कनक इस वक्त काफी ज्यादा तकलीफ से जूझ रही थी। उसके शरीर से काफी सारा खून निकाल गया था। उसे काफी दर्द हो रही थी। माहिरा की ये सारी बातें सुन वो उससे सवाल करती है, जब सब कुछ तुम्हें मिल ही रहा था, मैंने तो प्रिंस को भी तुम्हारे लिए छोड़ दिया था। पापा मम्मी भी तुमसे प्यार करते थे, फिर मेरे साथ इतना गलत करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? प्रिंस भले ही मुझे प्यार करता था, पर उसकी दिल में तुम महेश्वरी परिवार की बड़ी बेटी थी, जिसकी वजह से उसके परिवार वाले मेरी शादी उसे करवाने के लिए नहीं मान रहे थे। वो लोग प्रिंस को तुम्हारे साथ शादी करने के लिए फोर्स कर रहे थे। हालांकि प्रिंस ने इस बात से इनकार कर दिया था, और हो सकता है कि वो शादी के लिए उन लोगों को माना भी लेता, लेकिन वो ओल्ड मैन, उसने कभी मुझे अपनी पोती मानी ही नहीं। उसे तो इस बात का पता भी चल गया था कि मेरे अंदर भी महेश्वरी परिवार का खून है, लेकिन फिर भी वो हमेशा मुझे एक आउटसाइड ही समझता रहा था। वहीं तुम हमेशा से परिवार की बड़ी बेटी बनकर ऐसो आराम की जिंदगी बिताई, ये तो गलत है ना? मेरे साथ इस पर मेरा भी अधिकार था। मेरे अंदर भी महेश्वरी परिवार का खून था, लेकिन क्यों, मैं ही क्यों अंधेरे में रहूं? इसलिए मैंने ये फैसला किया, पर इस सब में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन वह दूधार था, तुम्हारा दादाजी, जिसने तुम्हें मुझसे बच्चा कर रखा। वैसे तो वो मेरा भी दादा था, लेकिन कभी उसे मैं उसकी पोती नहीं लगी। इसलिए सबसे पहले मैंने उसे ही रास्ते से साइड किया। उद्धरण चिन्ह। वही कनक जो खुद ही अधमरे की हालत में हो गई थी। इस तरह से माहिरा की बात सुन कि उसने उसके दादाजी को मारा है, उसके अंदर काफी ज्यादा गुस्सा भरा आता है। वो अभी उठकर माहिरा को एक जोरदार थप्पड़ खींच के मारना चाहती थी। उसे अभी बताना चाहती थी कि वो अपनी दादाजी की मौत का बदला उसे जरूर लेगी, लेकिन चाहे वो कितनी ही स्ट्रगल कर ले, उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खड़े हो पाए और माहिरा के साथ कुछ कर पाए। वो इस वक्त काफी ज्यादा हेल्पलेस महसूस कर रही थी, जिसे देख माहिरा अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लिए कनक से दोबारा बोलती है, कम ऑन सिस, ऐसे क्यों कर रही हो, जैसे मैंने कुछ गलत किया है। मैं तो ये सब सिर्फ अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए कर रही थी। आखिर मैं भी तो महेश्वरी परिवार की सदस्य थी, मेरे अंदर भी महेश्वरी परिवार का खून था, लेकिन फिर भी उसे बुर्रे ने कभी मुझे मेरी रियल आइडेंटिटी नहीं दी, तो फिर मैं उसके साथ कोई भी कोमलता क्यों दिखाऊं? मुझे वो सब कुछ हासिल करना था जो कि मेरा था और मेरा ही रहेगा, चाहे वो प्रिंस हो या फिर महेश्वरी खानदान की प्रॉपर्टी, पैसे। इसलिए मुझे उसे बुर्रे को मारना पड़ा। तुम बुरा क्यों मान रही हो? वैसे भी उसे तुम मरना ही था, बस मैंने 1-2 साल पहले उसे भेज दिया, और अब तुम्हें भी उसी के पास भेजकर ये सब सिर्फ मेरा हो जाएगा, सिर्फ मेरा। माहिरा, जो आज के जमाने की एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस है और काफी सारे फैंस के दिलों के राज भी करती है, सबके सामने हमेशा इनोसेंट और क्यूट लड़की बैंक रहती है, इस वक्त काफी ज्यादा कुर्ता के साथ अपनी पैर उठाते हुए अपना हाई हील को कनक के सीने पर रखती है और उसे दबाने लगती है, जिससे कि कनक, जो पहले से ही दर्द में थी, काफी ऊंची चीख निकालने लगती है, जिसे सुन माहिरा के चेहरे की शैतानी मुस्कान और भी बड़ी हो जाती है और वो उसे और भी जोर से दबाते हुए बोलती है, सिस्टर व्हाट हैपेंड, तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? कम डाउन बेबी, बहुत जल्दी सब आराम हो जाएगा। मैं तुम्हें इस तकलीफ भारी जिंदगी से आजादी दे रही हूँ। तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। अब जाओ अपने दादाजी और अपनी सो कॉल्ड माँ के पास। यहाँ की सारी जिम्मेदारी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। वही कनक, जिसे परिवार में सिर्फ और सिर्फ उसके दादाजी ने उसे प्यार किया था, बचपन से ही वही उसे संभालते आए थे, उसकी सारी ख्वाहिश पूरी की थी। परिवार में कभी भी उसके पिता और उसकी स्टेप मदर ने उसकी किसी भी ख्वाहिश को ध्यान नहीं दिया, उसे प्यार नहीं किया, उसे हमेशा अकेला करके छोड़ दिया था। हर मोड़ पर उसके साथ उसके दादाजी थे, जिसके होते हुए कनक को कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं हुई। और अब जब वो आखिरी सांस ले रही थी, उसे इस बात का पता चला था कि माहिरा ही उसके दादाजी की मौत की वजह है, जिसके वजह वो उससे बदला लेना चाहती थी। एक बार के लिए वो खुद के साथ हुए धोखे के लिए माहिरा को माफ कर सकते थे, पर अपने दादाजी के साथ नहीं। उसे माहिरा से बदला चाहिए था, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। वो काफी ज्यादा बेबस हो गई थी, उसका माइंड भी पूरा ब्लैक हो गया था। अब तो उसे माहिरा की बातें भी सुनाई नहीं दे रही थी। धीरे धीरे करके उसकी आंखें क्लोज हो रही थी,
पर उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, उसे किसी भी हाल में महिरा से अपना बदला लेना था। वो अपने दादाजी की मौत के लिए वो इतनी आसानी से इस लड़की को माफ नहीं करने वाली थी, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं देता और ऐसे ही उसकी आंखें बंद हो जाती है। उसका माइंड भी पूरा ब्लैक हो गया था। अब तो उसे माहिरा की बातें भी सुनाई नहीं दे रही थी। धीरे धीरे करके उसकी आंखें क्लोज हो रही थी, पर उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, उसे किसी भी हाल में महिरा से अपना बदला लेना था। वो अपने दादाजी की मौत के लिए वो इतनी आसानी से इस लड़की को माफ नहीं करने वाली थी, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं देता और ऐसे ही उसकी आंखें बंद हो जाती है। ओह हाँ, कनक को अपने शरीर में एक हल्के दर्द का आभास हो रहा था, जिससे कि उसकी थोड़ी चीख निकलती है। दर्द से जूझ रही कनक के मन में ये सवाल उठता है कि क्या इंसान को मारने के बाद भी दर्द महसूस होता है। वही कनक आंखें अभी क्लोज थी, पर वो अपने आसपास किसी की बात करने की आवाज सुनाई दे रही थी। डॉक्टर, अभी तक पेशेंट को होश नहीं आया, कितना देर लगेगी? डॉक्टर, प्लीज आप चिंता मत करो, ये डर की वजह से बेहोश हो गई होगी। बच्ची है ना। जिसके बाद डॉक्टर नर्स को अपने साथ लेकर दूसरे पेशेंट को एग्जाम करने के लिए चले जाते हैं। वो ही अपने आसपास ये कन्वर्सेशन सुनने कनक को काफी अजीब लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है और यह कौन किसकी इंजरी के बारे में बातें कर रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी आंखें खोलकर अपने आसपास का नजारा देखने की कोशिश करती है। वही जैसे ही कनक अपनी आंखें खोलती है, सूरज की तेज किरण जो कि खिड़की से सीधा उसके चेहरे पर आ रही थी, उसकी आंखें चौंधिया जाती है, जिससे बचने के लिए वो अपना हाथ उठा अपनी आंखों को कवर कर लेती है। तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि इस वक्त उसके लेफ्ट हाथ में नीडल लगे हुए थे, जिसे देख जब वो आसपास के नज़ारा देखने की कोशिश करती है, वो और भी ज्यादा शॉक रह जाती है, क्योंकि इस वक्त वह हॉस्पिटल में मौजूद थी, जिससे कि अगले ही पल कनक को अपने मन में एक अजीब सी खुशी का एहसास होता है। ये सोचकर कि शायद ऐसा हो सकता है कि उसे रास्ते से कोई गुजरा हो और उसने उसे सड़क पर अधमरे की हालत में देखी हो, तो उसे अस्पताल लेकर आ गया हो। मतलब वो मरी नहीं है, वो अभी जिंदा है, उसके पास वक्त है। वो महिरा और उन सभी से अपने दादाजी की मौत और उसके साथ की धोखे का बदला ले सकती है। इस वक्त सबसे पहले ख्याल कनक के मन में यही आता था, लेकिन फिर ध्यान से देखने पर कनक को अपने पैर में काफी तेज दर्द का आवाज होता है और वो जब अपने घुटने से थोड़ा ड्रेस हटाकर देखती है तो उसका घुटना छिला हुआ नजर आ रहा था। वहीं उसके दाहिने हाथ में भी बंडल लगी हुई थी, पर यह चोट कोई ज्यादा गहरा नहीं था। लेकिन जहां तक कनक को याद था, माहिरा ने काफी बुरी तरीके से कार से कनक का एक्सीडेंट किया था, जिससे कि उसके फोरहेड पर काफी गहरी चोट आई थी। काफी सारा ब्लड भी निकल गया था, पर अभी कनक के फोरहेड पर बस एक छोटे से स्क्रैच का निशान था। वहीं आसपास का नजारा, ये हॉस्पिटल, ये सब कुछ कनक को काफी जाना पहचाना सा लग रहा था, ऐसे जैसे वह यहाँ पहले भी आ चुकी हो। ये सारी बातें कनक को काफी ज्यादा अजीब लग रही थी कि तभी कनक को वार्ड के बाहर से जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। डॉक्टर, कनक कैसी है? उसे कब तक हो जाएगा? आप चिंता मत कीजिए, हमने दवाई दे दिए है, बहुत जल्द उन्हें होश आ जाएगा। यह आवाज धीरे धीरे कनक को कभी करीब महसूस हो रहा था, जैसे वो बात कर रहा व्यक्ति अभी उसके वार्ड में ही इंटर करने वाला हो। वो ही यह बातें सुनने की अगले ही पल कनक काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि यह आवाज उसके। ये सोचते हुए कनक अपनी बेचैन नजरों से दरवाजे की तरफ देखती है, तो सामने से आ रहे व्यक्ति को देख उसकी आंखें खुलेगी कि खुली रह जाती है। वह काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, उसकी जुबान से कोई शब्द नहीं निकाल रहे थे, क्योंकि इस वक्त उसके सामने उसके दादाजी मिस्टर महेश्वरी अपने हाथ में लकड़ी की एक छड़ी लिए हुए दरवाजे के पास खड़े हो कनक की तरफ देख रहे थे, जिन्हें देख कनक काफी ज्यादा हैरान रह गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों तले जमीन निकल गई हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हालांकि अभी वो कुछ बोलती है, उसे पहले ही दरवाजे के बाहर से इंटर करने वाला उसके दादाजी बोलते हैं, थैंक गॉड अ मिलियन टाइम्स दैट माई डॉटर रिगेन्ड कॉन्शियसनेस। डू यू नो हाउ स्कैर्ड वॉज ग्रैंडफादर आफ्टर सीइंग यू इन सच अ कंडीशन? ये बात बोलते हुए मिस्टर महेश्वरी कनक के दादाजी, जिनके पास एक गरीब 35 से 40 साल की महिला खड़ी थी, जो कि महेश्वरी मेशन की बहुत ही पुरानी सर्वेंट थी और बचपन से ही कनक का ख्याल रखती आई थी, जिसका नाम मधु था। मधु जो कि अभी मिस्टर महेश्वरी को सहारा देते हुए कनक के पास लेकर पहुंचती है। ये चीज कनक के लिए काफी हैरान कर देने वाला था,
मतलब अभी थोड़ी देर पहले, जहां तक उसे याद था, उसका एक्सीडेंट हुआ था। माहिरा ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन फिर अगले ही पल जैसे ही उसे होश आया, उसकी चोट काफी कम नजर आ रही थी। और उसे डॉक्टर को भी देखकर कनक को अपने 4 साल पहले वाली एक्सीडेंट का ध्यान आता है, जब सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसे हाथ पैर में चोट आई थी और वह हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। उसे वक्त उसके दादाजी ही उसे अस्पताल लेकर आए थे। उसे वक्त इसी डॉक्टर ने कनक का इलाज किया था और कनक को सीधी से धक्का देने वाली भी माहिरा ही थी। पर अभी यह सब कुछ देखकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो जो देख रही है ये रियलिटी है या फिर कोई ड्रीम। वही इस तरह से कनक को इतना शांत और हैरान देख सामने से मिस्टर महेश्वरी थोड़ी बेचैन होते हुए सवाल करते हैं, कनक बेटा क्या हुआ? तुम इतनी शांत क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें कोई अंदरूनी चोट आई हो? ऐसी बात बोलते हुए मिस्टर महेश्वरी दूसरे साइड खड़े डॉक्टर की तरह देखते हैं। वो ही कनक जो अभी इस बात की वजह से कंफ्यूज थी कि यह कोई ड्रीम है या रियलिटी, अपनी धीमी आवाज में दादाजी से सवाल करती है, दादू मैं यहाँ हॉस्पिटल में कैसे आए? क्या हुआ मुझे? जिसकी बात सुन मधु कनक के पास आते हुए उसे सहारा देते हुए कुशन लगा सहारे से बिठाते हुए बोलती है कि वो सीधी से गिर गई थी, जिसकी वजह से तुम्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। वही मधु की यह बातें सुन कनक, जिसके मन में जो भी सवाल जवाब उठ रहे थे वह सारे खत्म हो जाते हैं। वो कंफर्म हो जाती है कि वो वाकई में यह वही वक्त है जब वो सीधी से गिरी हुई थी और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। मतलब 4 साल पहले, मतलब वो वक्त में पीछे आ गई है। अगर दूसरी शब्द में कहे तो यह उसका पुनर्जन्म है। उसे वक्त से पहले जब उसके दादाजी की मौत हुई थी, मतलब अब उसके पास मौका है, वो अपनी दादाजी की जान बचा सकती है। और माहिरा अपनी सौतेली माँ मैसेज उर्मिला महेश्वरी को भी सबक सिखाने का मौका मिला है। इस बात से कनक काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वही खुशी की वजह से उसकी आंखों से आंसू भी बहाने लगते हैं। वो भी उस वक्त से पहले जब उसके दादाजी की मौत नहीं हुई थी, मतलब अब उसके पास मौका है, वो अपनी दादाजी की जान बचा सकती है। और माहिरा अपनी सौतेली माँ मैसेज उर्मिला महेश्वरी को भी सबक सिखाने का मौका मिला है। इस बात से कनक काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वही खुशी की वजह से उसकी आंखों से आंसू भी बहाने लगते हैं। भले ही मिस्टर महेश्वरी अपनी पोती से 2 दिन के बाद मिल रहे थे, पर कनक उसके लिए तो अपने दादाजी से मिले काफी समय हो चुके थे। और आज इतने समय बाद वो अपने दादाजी से दोबारा मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश महसूस कर रही थी। उसे ये तो नहीं पता था कि आखिर ये सब कैसे हुआ, वो मौत से बचकर वापस जिंदगी में 4 साल पहले कैसे आ पाए। पर जो भी हो, इस बात से बहुत ज्यादा एक्सीडेंट थी, जिसकी वजह से वो अपनी आंखों से बह रहे आंसू को भी नहीं रोक पाती है। वही इस तरह से अपनी पोती को रोता देखकर मिस्टर महेश्वरी उसके पास जा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, कनक बच्चा ऐसे क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ, मैं डॉक्टर से बात कर ली है, प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। जैसे ही मिस्टर महेश्वरी अपना हाथ कनक के कंधे पर रखते हैं, कनक जिसने कि बहुत समय तक अपनी जिंदगी में काफी कुछ झेला था, वो जिंदगी में एकदम अकेली पड़ गई थी। उसे किसी का भी सहारा नहीं था, सब कुछ उसे अकेले ही सहना पड़ रहा था। अपनों का ऐसा घिनौना सच सबके सामने आना उसके लिए काफी दिला दहला देने वाला था। जो इस तरह से अपने दादाजी को अचानक से देख वह उन्हें काश के गले लगा कर रोने लगती है। उसके इस बिहेवियर से ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसे इस बात का डर हो कि कहीं उसके दादाजी फिर से उसे दूर ना चले जाए। उद्धरण चिन्ह। वो अपने दादाजी को देखकर बहुत खुश थी और मुस्कुराना भी चाहती थी, पर उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतने सारे गम के वक्त जो उसने अकेले में गुजरे थे और उसे किसी का कंधा नहीं मिला था अपना दुख बयान करने के लिए। पर आज अपने दादाजी को इस तरह से गले लगा रोकर वो काफी ज्यादा सुकून महसूस कर रही थी। वही मिस्टर महेश्वरी जो अपने सभी ग्रैंड चिल्ड्रंस में से सबसे ज्यादा प्यार अपनी सबसे बड़ी पोती कनक को करते थे, जो कि अपने भाई बहनों में सबसे ज्यादा शरारती थी, आज उसे इस तरह से खुद को यूं गले लगाकर रोता देख वो थोड़े बेचैन हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर अचानक से उनकी इस शरारती नौटंकी पोती को क्या हुआ जो इस तरह से फूट फूट कर रो रही है। पर फिर उसको चुप होता ना देखे वह भी उसे गले लगाकर उसके सर पर हाथ रखो उसे बस यही दिलासा देने की कोशिश करते हैं कि वो चुप हो जाए
उसे कुछ भी नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। उसके दादाजी उसके साथ है, उनकी गलती है कि जब वो इस तरह से दर्द में थी तब वो उसके पास नहीं थे। इस चीज के लिए उसे माफी भी मांगते हैं। चाहे उसे उन पर गुस्सा करना है तो कर ले, पर इस तरह से ना रोए, क्योंकि इस तरह से उसे रोता देख उन्हें दिल में बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसा फील हो रहा है जैसे उनसे चूक हो गई है कनक की अच्छे से परवरिश करने में, उसे प्यार देने में। वही कनक करीब 10 से 15 मिनट दादाजी को गले लगा के रखने के बाद जब उसका मन थोड़ा हल्का हो जाता है, अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए दादाजी की तरफ देखते हुए बोलती है, दादू आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यू हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी, एवरीथिंग हैज बिन गुड फॉर मी, सो व्हाई वुड आई बी एंग्री विद यू। फाइनली कनक रोना शांत होता देखकर मिस्टर महेश्वरी हल्की राहत के साथ लेते हैं और फिर कनक के पास ही बेड पर बैठते हुए बोलते हैं, कल जब मैं घर पहुंचा तो मुझे नौकरों से पता चला कि तुम सीढ़ी से गिर गई थी और इसलिए तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, तो मैं यहां आ गया। लेकिन सारी रात तुम बेहोशी की हालत में बेड पर सोई रही, तुम्हें होश नहीं आया था। अब जाकर तुम्हें होश आया है। तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। भगवान ने कृपा से तुम्हें ज्यादा चोट नहीं आई, पर यह चोट गहरी भी हो सकती थी। वैसे एक बात बताओ, तुम अचानक से यूं सीधी से कैसे गिर गई? वो ही अपने दादाजी की ये बात सुन कनक ज्यादा कुछ सोचे समझे बिना उन्हें सारी सच्चाई बता देती है कि उसकी माहिरा के साथ छोटी बहस हो गई थी, क्योंकि वो उसे उसकी माँ की ब्रेसलेट लेना चाहती थी, जो कि दादू आपने ही मेरे पिछली बर्थडे पर गिफ्ट किया था। ये कहते हुए कि उसकी माँ का ये सबसे खास ज्वेलरी था जो कि वह हमेशा पहने करती थी, और अब जब वो बड़ी हो गई है तो उसे भी यह पहनना चाहिए। इसे उसकी माँ हमेशा उसके साथ रहेगी और तभी से मैं हमेशा इस ब्रेसलेट को पहनती हूँ, कभी खुद से दूर नहीं किया। कनक अपने हाथों में पहने हुआ ब्रेसलेट अपने दादाजी को दिखाते हुए बोलती है, लेकिन फिर जब मैंने उसे नहीं दिया तो गुस्से में आकर मेरा ने मुझे सीधी से धक्का दे दिया था, मैं खुद से नहीं गिरी थी। कनक अपने बातों से ये क्लियर कर देती है कि वो कोई लापरवाही की वजह से नहीं गिरी थी, बल्कि उसे माहिरा ने गिराया था। वो ही कनक की ये बातें सुन अचानक से मिस्टर महेश्वरी के चेहरे पर गुस्से की भावना नजर आने लगती है। वो समझ जाते हैं कि यह सब कुछ माहिरा का ही किया धरा है। वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही चंट है, जिसकी नजर हमेशा दूसरों की चीज पर होती है और ना मिले तो उसे छीलने के लिए किसी भी हद तक गुर्जर जाए। पर उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने कनक को सीढ़ियों से धक्का दिया? इस बात से मिस्टर महेश्वरी काफी ज्यादा गुस्सा नजर आ रहे थे। वही कनक जिसने कि अपने दादाजी से अपनी सारी सच्चाई तो बता दी थी, पर इस तरह से उन्हें गुस्सा होता देख उसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो माहिरा को सबक भी सीखना चाहती थी, छोटी ही सही, पर इस बात से उसके दादाजी जरूर उसे और उसकी माँ मैसेज उर्मिला को, जो कि महेश्वरी मैंशन की मालकिन बनी फिरती है, जरूर कोई सजा, जिससे कनक को खुशी तो नहीं मिलेगी लेकिन कुछ पल के लिए उसे सुकून तो मिल ही जाएगा। आखिर उन दोनों माँ बेटियों ने भी एक दूसरे के साथ मिलकर कनक को बहुत तरपाया है, उसे उसके पिता के सामने गलत साबित करके के उसे काफी सारी सजा दिलवाई है, तो उन्हें भी तो अपने ही साजिश का स्वाद देखना ही चाहिए। वो कहते हैं ना तित फॉर तट जैसे को तैसा। यही सोचकर कनक के चेहरे पर एक छोटी मुस्कान आ जाती है, लेकिन वह वापस से उसे छुपाते हुए दादाजी के गले लगा बोलती है, दादू प्लीज आप इस तरह से गुस्सा मत होइए। वैसे भी अब पुरानी बातों को याद करके मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जैसे मेरी ही गलती हो। माहिरा मेरी छोटी बहन है, अगर उसने मुझसे कोई चीज हक से मांगी भी तो मुझे उसे दे देना चाहिए था, इस तरह से इनकार नहीं करना चाहिए था। ये बातें बोलते हुए कनक अपने दादाजी की आंखों में देख बोलती है, दादू मैं पिछले 2 दिनों से हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। क्या मामा, पापा, छोटी बहन ये तीनों मुझसे मिलने के लिए हॉस्पिटल नहीं आए? या फिर जब मैं बेहोश थी तब वो लोग आए थे और मैं उनसे नहीं मिल पाए? कनक ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि इन तीनों को ही उसकी कोई भी उसकी परवाह नहीं करता है और वह लोग उसे मिलने भी नहीं आए होंगे, लेकिन फिर भी उसने जानबूझकर अभी यह बात मिस्टर महेश्वरी के सामने कही, उन्हें याद दिलाने के लिए कि वह यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर भी वह लोग जो हमेशा अपने रिश्तों का धौंस जमाते हुए कनक पर अपना शासन चलते हैं, वो एक बार भी उसे मिलने नहीं आए। कनक अब पहले की तरह भोली भाली नादान से लड़की नहीं रही थी। उसने बहुत अच्छे से अपनी सौतेली बहन माहिरा और सौतेली माँ उर्मिला जी की मुस्कान भरे चेहरे के पीछे छुपी सच्चाई को काफी अच्छे से पहचान लिया था।
कि वो दोनों उससे कितने हद तक नफरत करती है और उसका सारा हक छीना चाहती है। चाहे वो उसके दादाजी का दिया हुआ प्रॉपर्टी हो या फिर उसकी माँ की पैसे, ज्वेलरी और बिजनेस, जो सब छीनने के लिए वो उसके सामने हमेशा अच्छी बने रहती थी और उसके पीठ पीछे हमेशा उसके खिलाफ साजिश करती रहती थी। तो जाहिर सी बात है, पिछली बार की तरह इस बार तो वो सब कुछ इस तरह से उन दोनों के हाथ में नहीं जाने देगी और अब तो उसका साथ देने के लिए उसके साथ उसके दादाजी भी है। इस वक्त मिस्टर महेश्वरी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन इस तरह से कनक को अपने सामने देख वो अपने गुस्से को चेहरे पर ना लेते हुए हल्का मुस्कुरा कनक के कर पर हाथ रख बोलते हैं, चाइल्ड, यू आर वेरी गुड, सो यू थिंक दैट एवरीवन एल्स विल ऑल्सो बी गुड, बट इट इज नॉट सो। वो लोग तुम्हारे प्यार और रिस्पेक्ट के लायक नहीं। तुम प्लीज अपने आप को गलत मत समझो, तुमने कोई गलती नहीं की है। माहिरा को अपना ब्रेसलेट ना देकर, वैसे भी वह तुम्हारी माँ का है, तुम उसे क्यों दोगी? यह मैंने तुम्हें कहा था कि इसे पहने रखना के लिए उसकी गलती है जो उसने तुमसे मांगने की कोशिश की। ऐसा करो, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, अभी अभी बेहोशी की हालत से जगी हो। इस तरह से इतनी देर बैठे रहना और बातें करना ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैं डॉक्टर से मिलकर देखता हूँ कि वो कब तक तुम्हें यहाँ से डिस्चार्ज करेंगे। मिस्टर महेश्वरी इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में थे, इतना कि उनके लिए अपने गुस्से पर कंट्रोल करना मुश्किल था, जिसकी वजह से वो बात ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए कनक को थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बोल बिना वक्त गवाए मधु जी के साथ कनक के वार्ड से बाहर निकलते हैं। वही दरवाजे के बाहर कदम रखते हैं मिस्टर महेश्वरी के चेहरे के सारे एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। अब उनके चेहरे पर कोई भी कोमल भावना या मुस्कान नहीं थी, बल्कि उनके चेहरे से उनके गुस्से का साफ साफ अंदाजा लग रहा था। वो अपने बगल में खड़ी मधु जी की तरफ देखते हुए गुस्से में बोलते हैं, जो जल्दी से ड्राइवर से बोलो मेरे लिए गाड़ी निकले, मैं अभी इसी वक्त महेश्वरी मेंसन जाना चाहता हूँ। 2 दिनों के लिए मैं घर से क्या गया, उससे औरत को क्या लगता है? वह मेरे पीठ पीछे वो लोग कुछ भी कर लेंगे और मुझे इस बात का पता नहीं चलेगा। कनक की तबीयत खराब है तो यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसका ध्यान रख सकूं। उर्मिला जी यह बात बोल ही रही थी, पर सामने से मिस्टर महेश्वरी अपने गुस्से भरी आवाज में रोकते हुए बोलते हैं, बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन पता नहीं क्यों तुम जो भी कह रही हो वो तुम्हारे एक्सप्रेशन शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जहां तक मुझे याद है कनक पिछले 2 दिनों से वह हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, लेकिन एक बार भी तुम उससे मिलने के लिए नहीं गई। क्या इसी को तुम माँ का प्यार कहती हो? अभी मिस उर्मिला मिस्टर महेश्वरी के इस सवाल का जवाब देती है, उसे पहले ही सामने से मिस्टर महेश्वर दोबारा सवाल करते हैं, एक बात बताओ, अगर कनक की जगह माहिरा वहां होती तो क्या तब भी तुम्हारा यही रिएक्शन होता? तुम उसे मिलने के लिए 2 दिनों तक उसके होश में आने का इंतजार करती ताकि तुम उसे अपने हाथों से बनाया हुआ सूप पिला सको? मिस्टर महेश्वरी के इस सवाल से साफ साफ पता चल रहा था कि उनके ऊपर उर्मिला जी के इस झूठे ड्रामा का कोई असर नहीं होने वाला है। वो उसकी सच्चाई से भली भांति वाकिफ थे, जिससे कि उर्मिला की तो बोलती बंद हो जाती है, उसकी जुबान से कोई शब्द निकाल ही नहीं रहे थे। आखिर वह आगे और क्या बोल सकती थी? वो बहुत अच्छे से जानती थी कि मिस्टर महेश्वरी अपनी ग्रैंड डॉटर कनक से कितना प्यार करते हैं, जिसके वजह से हमेशा ही वो मिस्टर महेश्वरी के सामने कनक को लेकर चिंता और प्यार दिखाया करती थी, भले ही उसके दिल में कनक को लेकर कितनी ही नफरत क्यों ना हो। हालांकि अभी तो कुछ बोलती उसे पहले ही उसकी नजर किचन से आ रही एक नौकरानी पर पड़ती है, जो अपने हाथों में चाय का ट्रे लिए मिस्टर महेश्वरी के पास आ रही थी, जिसे देख वह आगे बढ़ उस नौकरानी के हाथ से चाय का ट्रे लेते हुए मिस्टर महेश्वरी के पास जाकर उन्हें चाय का कप देती है। वो ही मिस्टर महेश्वरी भी बिना कुछ कहे चाय ले लेते हैं, जिससे वो रहता की सांस लेती है, ये सोचकर कि वो उसके कनक के पास ना जाने की वजह से थोड़े गुस्सा है, जो उसकी कुछ मीठी बातें सुनकर शांत हो जाएंगे। वही मिस्टर महेश्वरी उनके हाथ से कप ले तो लेते हैं, पर उससे एक सिप भी नहीं पीते और सामने टेबल पर रख देते हैं और फिर उनसे सवाल करते हैं, खैर वो छोड़ो, तुम कनक से मिलने नहीं गई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। वैसे तुम मुझे ये बताओ, क्या तुमने नौकरों से इस बारे में पता लगाया कि कनक कैसे गिरी थी? कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने कनक को जानबूझकर धक्का दिया हो? और हाँ, क्या तुम्हारी माहिरा से कोई बात हुई है? मैंने सुना कि कनक के गिरने से पहले माहिरा और कनक के बीच बहस हुई थी और शायद यही कारण था कि तुम माँ बेटी में से कोई भी कनक से मिलने हॉस्पिटल नहीं गए। वो ही मिस्टर महेश्वरी की बात सुन
अचानक से उर्मिला की आंखों में बेचैन नजर आने लगती है। ये सोचकर कि कहीं मिस्टर महेश्वरी को सारी सच्चाई का पता तो नहीं चल गया, लेकिन फिर भी वो अपनी बेचैनी को छुपाते हुए अपने चेहरे पर एक शांति भरा एक्सप्रेशन लिए मिस्टर महेश्वरी को देख हल्का मुस्कुराते हुए बोलती है, पापा आप ये क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं कि कनक और माहिरा दोनों को ही मैंने जन्म नहीं दिया है। मैं उन दोनों को बिल्कुल अपनी खुद की बेटी की तरह मानती हूँ। और जहां तक बात है उनके बीच हुए बहस की, तो यह उन दोनों के बीच की बातें थी। इसमें से मैं किसी का साइड कैसे ले सकती हूँ? ऊपर से माहिरा उसके अंदर तो महेश्वरी परिवार का खून भी नहीं है। अगर मुझे किसी का साइड लेना भी होगा तो जाहिर सी बात है कि मैं कनक का साइड लूंगी, क्योंकि वह महेश्वरी परिवार की बड़ी बेटी है, सृष्टि की अपनी बड़ी बहन है। सृष्टि मिस्टर मनीष और उर्मिला की छोटी बेटी, जिसका जन्म मिस्टर मनीष और उर्मिला के शादी के बाद हुआ था, और दुनिया की नज़रों में वह उर्मिला की उनकी इकलौती अपनी बेटी है। और जहां तक बात है कि मैं हॉस्पिटल क्यों नहीं गई, क्योंकि पिछले 2 दिनों से सृष्टि की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उसे हाई फीवर था, जिसके वजह से वह अपने रूम में ही रेस्ट कर रही थी। और आप तो हॉस्पिटल में कनक के साथ ही थे, इसलिए मैं यहाँ रुककर सृष्टि का ध्यान रख रही थी। उर्मिला की यह बात सुन मिस्टर महेश्वरी के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। ये सोचकर कि इस औरत ने अपने आप को कितना स्मार्ट और उन्हें बेवकूफ समझ रखा है, जो इस तरह से आज इतने सालों बाद भी उन्हें बेवकूफ बना रही है। ये कहकर कि माहिरा उसकी बेटी नहीं, जबकि वो सारी सच्चाई जानते हैं, लेकिन फिर भी इतने सालों में कभी भी उन्होंने मनीष और उर्मिला की इस सच को बाहर लाने की कोशिश नहीं की। इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी था, क्योंकि इस तरह से वो माहिरा कभी भी कनक के मुकाबले समाज में खड़े नहीं हो पाएगी, और वो सबकी नज़रों में वो सिर्फ एक अडॉप्टेड बेटी बनकर रह जाएगी, जिसे चाहे परिवार में कितना ही प्यार उसे क्यों ना मिले, बाहर वालों की नज़रों में है तो एक गोद ली हुई लड़की ही रहेगी। वही कनक महेश्वरी परिवार की बड़ी बेटी, जिसे हमेशा से अपने दादाजी से सबसे ज्यादा प्यार मिला है। समाज में कहीं भी उसका नाम लोग बड़े रिस्पेक्ट के साथ लिया करते हैं, जो कि उर्मिला और मनीष के लिए एक सबक है। उनके राधा के साथ किया धोखे का, जो कि चाहकर भी वो लोग महिरा को वो सम्मान और रिस्पेक्ट नहीं दिलवा सकते थे। ये सब सोचते हुए मिस्टर महेश्वरी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है, और वो उर्मिला से सवाल करते हैं, तो सृष्टि अब कैसी है? अगर उसकी तबीयत इतनी ही खराब थी तो तुम्हें उसे अस्पताल ले जाना चाहिए था। बुलाओ, मुझे अभी उसे देखना है। मिस्टर महेश्वरी की बात सुन उर्मिला थोड़ी बेचैन हो जाती है, क्योंकि सृष्टि तो घर पर थी ही नहीं, वो आज अपने स्कूल गई थी, जिससे वो काफी परेशान हो गई थी। लेकिन फिर अगले ही पल उर्मिला अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहती है, नहीं पापा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सृष्टि की तबीयत अब ठीक हो चुकी है। आज तो वो स्कूल भी चली गई, उसके आज इम्पोर्टेंट टेस्ट थे। ओह हाँ। उर्मिला को लगता है कि सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन अगले ही पल सामने से मिस्टर महेश्वरी उसका दिया कप गुस्से में उठाकर नीचे फ्लो पर फेंक देते हैं, जिसके कुछ कांच के टुकड़े आकर उर्मिला के पैर में भी डूब जाते हैं। पर उसे इस चीज का दर्द आभास नहीं हो रहा था, बल्कि उससे ज्यादा उसके अंदर डर और बेचैनी नजर आ रही थी। ये सोचकर कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ, जो हमेशा शांत रहने वाले मिस्टर महेश्वरी इतने गुस्सा आ गए कि कप को उठाकर ही फेंक दिया। तभी उसे कानों में मिस्टर महेश्वरी के गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है, किसी बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? मैं सिर्फ बुधा हुआ हूं, बेवकूफ नहीं, जो मुझे तुम्हारी छोटे मोटे षड्यंत्र का अंदाजा नहीं लगा पाएगा। अभी तुमने कहा कि सृष्टि की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से तुम कनक से मिलने नहीं जा पाए, पर अब मेरे बोलने पर बोलने की वह स्कूल चली गई। तो बताओ, उसके स्कूल जाने के बाद क्या तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं था कि तुम कनक से मिलने जा सकूं? और अभी तुमने कहा कि तुम कनक को माहिरा से ज्यादा मानती हो, तभी तुमने इस सच्चाई के बारे में पता लगाने की कोशिश नहीं की। क्या ऐसे संभल रही हो तुम? मेरा ये घर में क्या हो रहा है, क्या किसी ने इस बारे में तुम्हें कोई खबर नहीं दी? उर्मिला एक बहुत ही शातिर किस्म की औरत थी, ये जानकर कि मिस्टर महेश्वरी से थोड़ा समय मांगती है। आई एम सॉरी पापा, प्लीज प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। यह मेरी गलती है कि मैं ये सब पर ध्यान नहीं दिया। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अभी इसी वक्त जाकर सभी नौकरों से इस बारे में पूछताछ करूंगी कि आखिर सबके होते हुए कनक कैसे गिरी। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। जिसे देख मिस्टर महेश्वरी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि वो अभी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी।
जिससे वो और भी गुस्से भरी आवाज में बोलते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे किसी चीज का पता नहीं चलेगा? मैं ऑलरेडी यह बात जानता हूं कि कनक खुद से नहीं गिरी थी, बल्कि महिरा ने उसे गिराया था। पर तुमने इस बात पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो ठीक है, अब फैसला मैं करूंगा। जिसे देख मिस्टर महेश्वरी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि वो अभी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी, जिससे वो और भी गुस्से भरी आवाज में बोलते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे किसी चीज का पता नहीं चलेगा? मैं ऑलरेडी यह बात जानता हूं कि कनक खुद से नहीं गिरी थी, बल्कि महिरा ने उसे गिराया था। पर तुमने इस बात पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो ठीक है, अब फैसला मैं करूंगा। माहिरा ने जो किया है वो बहुत ही गलत है, और इस चीज की सजा तो उसे मिलकर रहेगी। सबसे पहले उसे आने वाले 3 महीने तक कोई पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। उसे घुटने के बल बैठकर कनक से माफी मांगनी होगी, और आज पूरा दिन उसे खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। इतना बोलते हुए मिस्टर महेश्वरी उर्मिला जी की तरफ देखते हैं। इन सब की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, इसीलिए इसमें तुम्हारी भी उतनी ही गलती है। तुम ये होने से नहीं रोक पाए। तुमने इतनी सालों में कुछ भी नहीं सीखा। तुम एक परिवार भी सही से नहीं संभाल रही हो। ऐसे में मैं तुम्हारे ऊपर यह सारी जिम्मेदारियां नहीं छोड़ सकता। तुम इस लायक नहीं, इसलिए मैं तुम्हारा स्ट्रेस कम कर देता हूँ। आज के बाद घर का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से पहले तुम मधु से डिस्कस करोगी। ये हमारे घर की बहुत पुरानी नौकर है, बिल्कुल परिवार के सदस्य की तरह। ये बात बोलते हुए मिस्टर महेश्वरी मधु की तरफ देख सवाल करते हैं, मधु, तुम्हें इस चीज से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हमारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि उर्मिला के अंदर करके मालकिन वाले गुण नहीं, वो घर के फैसले सही से नहीं ले पा रही है। तो क्या तुम उसे ये सब कुछ सीखने मेरी मदद कर सकती हो? जी बड़े साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। मधु खुद ही मिस्टर महेश्वरी इस फैसले से काफी ज्यादा हैरान थी कि वो उसे, एक नौकरानी को उर्मिला मैदान के होते हुए घर संभालने की जिम्मेदारी दे रहे हैं, पर उनकी बात मानने के अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वही उर्मिला जी उनके लिए माहिरा की पॉकेट मनी घटना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो उसे खुद पैसे दे सकती थी। पर दूसरी सजा जो उन्हें मिली थी, वो उनके लिए सजा से भी बड़ी बेइज्जती की बात थी, जो आज से पहले उसने कभी नहीं झेली थी। कहाँ तो मिस्टर मनीष से शादी करने के बाद वो महेश्वरी परिवार की मालकिन बनी फिरती थी, लेकिन अब उन्हें घर की कोई भी फैसला लेने से पहले मधु यानी एक नौकर से इजाजत लेनी थी। पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि मिस्टर महेश्वरी के सामने उसकी गलती पकड़ी गई थी। हालांकि यह भी तो नहीं कह सकते थी कि उसे इस बारे में सब कुछ पता था, और उसने माहिरा की गलती ढकने के लिए इस बड़े में उन्हें कुछ भी नहीं बताया। वही मिस्टर महेश्वरी जिनका अभी इतनी जल्दी वापस घर आने का मकसद पूरा हो चुका था, क्योंकि वो उर्मिला को सबक सिखाना चाहते थे, उसे ये बताना चाहते थे कि वो उनके घर में रहकर बिना उनकी इजाजत के अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। और अब अपना काम पूरा होने के बाद वो एक पल के लिए भी महेश्वरी मैंशन नहीं रुकती, बल्कि अपने कार की तरफ बढ़ते हैं, वहां से हॉस्पिटल कनक के पास जाने के लिए। तभी उन्हें कुछ ध्यान आता है और वो पीछे मुड़ देखे हैं, तो उनकी नजर पीछे खड़े मधु पर पड़ती है, जो कि काफी गहरी सोच में डूबी हुई थी, जिसे देख वो समझ जाते हैं कि शायद से उनका यह फैसला कि मधु उर्मिला का घर संभालने में मदद करेगी, मधु के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई है कि आखिर कैसे वो उर्मिला के खिलाफ जाकर कोई फैसला लेगी। ये सोचकर मिस्टर महेश्वरी मधु से बोलते हैं, मधु, देखो, तुम्हें इतना स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी बात नहीं है। अगर उर्मिला तुम्हारे लिए कोई भी मुश्किल खड़ी करती है तो तुम मुझे रिपोर्ट कर सकती हो। लेकिन बड़े साहब, वो मधु कुछ बोलते की कोशिश करती है, पर मिस्टर महेश्वरी उसे बीच में ही रुकते हुए बोलते हैं, मधु, मैंने तुम्हें जानबूझकर घर की जिम्मेदारी दी है, क्योंकि मैं उसे औरत को ये सीखना चाहता हूँ कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बीते दिनों में इस औरत की हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। उन्होंने कनक को होम करने के बारे में सोचा भी कैसे? इस चीज को मैं इतने आसानी से नहीं ले सकता। अगर ऐसा ही रहा तो आगे चलकर कनक के लिए मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। लगता है मुझे कुछ कर्क फैसले लेने की जरूरत है, पर फिलहाल के लिए तुम्हें उसे उलझा कर रखना है, जिससे कि उसका ध्यान सिर्फ तुम पर ही रहे कि वो तुम्हें कैसे हैंडल करेगी, ताकि कुछ समय के लिए वो कनक को हानि ना पहुंचा पाए। जिसे सुन मधु बोलती है, जी बड़े साहब, आप सही कह रहे हैं। उर्मिला मैडम बहुत ही शातिर औरत है,
ऐसे में आपको कनक बेबी जी के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। सही कहा तुमने, दिन पर दिन वो औरत अपना असली रूप दिखाने लगी है। इसलिए मैंने तुम्हें ये जिम्मेदारी दी है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम ही हो जो ये काम पूरा कर सकती हो। अब जाओ, देखा क्या हो रहा है। ये बात बोलते हुए मिस्टर महेश्वरी कार में बैठ वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। वहीं मिस्टर महेश्वरी के वहां से जाने के बाद मधु भी बिना वक्त गवाए वापस महेश्वरी मैंशन के अंदर इंटर करती है। तो अभी हॉल में सब बिल्कुल पहले की तरह ही था। सभी नौकर अभी वही लाइन में खड़े थे, जो नजरें चुराकर उर्मिला की तरफ देखते हुए एक दूसरे से धीमी आवाज बातें कर रहे थे। इसका क्या मतलब है कि अब मैडम को मधु से पूछकर कोई भी फैसला लेना पड़ेगा। मधु तो एक नौकरानी है और मैडम इस घर की मालकिन। फिर क्या बड़े साहब इस बात से यह साबित करना चाहते हैं कि मैडम की रिस्पेक्ट मधु एक नौकरानी के सामने भी कुछ नहीं। हालांकि वो सभी यह बातें धीमी आवाज में कर रही थी, पर उनकी आवाज इतनी भी धीमी नहीं थी कि वही खड़े उर्मिला के कान तक ना पहुंचे सके, जो कि पहले से ही काफी ज्यादा गुस्सा में नजर आ रही थी। क्योंकि आज उसके ससुर जी ने घर के सभी नौकरों के सामने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। इस तरह से उसे एक नौकर से भी नीचे दर्जा दे दिया है, जो उसके लिए बहुत ही शर्म की बात थी। जिसकी वजह से आज वो नौकर जिन पर हमेशा वो अपना हुक्म चलाया करती थी, उन सभी की बातें सुनाई पड़ रही थी। आहो, वो ही उतने समय से उर्मिला जिसने कि अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखा था, अब उससे कंट्रोल नहीं होता। और वो गुस्से में सामने टेबल पर रखा हुआ काकांच वास उठाकर फ्लो पर फेंकते हुए बोलते हैं, "What crap are you doing? Have you forgotten? Who am I? No one is going to make any difference because of Papa saying these things." तुम भूलो मत, मैं ही महेश्वरी मैंशन की रियल मालकिन हूँ और तुम्हें यहाँ रहना है। तुम मेरी ही बातें सुनाई होगी। कम ऑन, ऑल योर नीज सिट डाउन राइट नाउ। उर्मिला गुस्से में सामने टेबल पर रखा हुआ कांच का वास उठाकर फ्लो पर फेंकते हुए बोलते हैं, "What crap are you doing? Have you forgotten? Who am I? No one is going to make any difference because of Papa saying these things." तुम भूलो मत, मैं ही महेश्वरी मैंशन की रियल मालकिन हूँ और तुम्हें यहाँ रहना है। तुम मेरी ही बातें सुनाई होगी। कम ऑन, ऑल योर नीज सिट डाउन राइट नाउ। वही घर के नौकर भी ये बात काफी अच्छे से जानते थे कि भले ही फैमिली में कोई भी बात क्यों ना हो रही हो, उनकी इतनी हैसियत नहीं हो सकती कि वो उर्मिला के खिलाफ जा सके। वो उनकी मालकिन ही रहेगी। यही कारण था कि उनके गुस्से को देखते हुए अचानक से उन्हें अपनी बोली हुई बातों पर अफसोस होने लगता है कि क्यों उन्होंने ऐसी गलती की। उन्हें उर्मिला जी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए था और वह सभी घुटनों के बाल बैठकर उर्मिला से माफी मांगने लगते हैं, जो देख उर्मिला के चेहरे की गुस्से की भावना कुछ पल के लिए गायब हो जाती है और उसके चेहरे पर एरोगेंट स्माइल नजर आने लगता है, इस बात से कि वो इस घर की मालकिन है और ये लोग उसके नौकर। किसी के कोई बोलने से कोई भी सच्चाई नहीं बदलने वाला। इस मुकाम को हासिल करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, इसे इतनी आसानी से मैं अपने हाथ से नहीं जाने देगी। उर्मिला इस बात से अनजान कि मधु अभी दरवाजे पर ही खड़े होकर उसके और उन नगरों के बीच हुए सभी बातों को सुन रही थी, अपने ख्यालों में डूबी हुई थी कि तभी उसके कानों में मधु की आवाज सुनाई देती है। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ क्या लगा रखा है? क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं? जाओ सब अपना काम करो। वही उर्मिला जिसे पहले तो मधु से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे मधु से डरने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो मधु को हमेशा से उसने एक नौकरानी के तौर पर ही देखती थी, जिसके लिए उसकी नज़र में उसकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी। उसे लगा था कि चाहे मधु के हाथों में कितनी ही पावर क्यों ना मिल जाए, वो कभी उसके खिलाफ नहीं जा सकती और वो उसे अपनी मर्जी के काम करवाती रहेगी, क्योंकि रियल में तो वही इस घर की मालकिन है। लेकिन अब जब वो मधु के इस बदले हुए रूप, उसके गुस्से भरी अंदाज को देखती है, वो काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। वो एक पल के लिए मधु के सामने खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आज मधु के बजाय किसी अजनबी को देख रही है, जिस महिला को वो पहले से नहीं जानती, जिसके सामने वह चाहकर भी मधु के सामने कुछ नहीं बोल पाती। वही मधु, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके इस एटीट्यूड से उर्मिला नाराज हो सकती है, क्योंकि उसे मिस्टर महेश्वरी की तरफ से खुली छूट मिली थी कि वह जैसे चाहे वैसे कर सकती है, तो उसे उनसे डरने की भी कोई जरूरत नहीं थी। इस बात से अपने अंदर कॉन्फिडेंट लिए मधु घर के अंदर इंटर करते हुए उर्मिला सीरियस होते हुए सवाल करती है, "उर्मिला मैडम, ये क्या है? आपने इन सभी नौकरों को इस तरह से घुटनों के बाल बैठकर क्यों रखा है? वैसे तो एक तरह से देखा जाए
तो मधु रिस्पेक्ट के साथ उर्मिला से बातें कर रही थी, पर उसकी बोलने का अंदाज कुछ और ही था, जिसे देख एक पल के लिए उर्मिला के मन में भी थोड़ी बेचैनी होने लगती है और वो अपनी बातों को एक्सप्लेन करने लगती है। मधु, वो मैं वह इन्हें। पर मधु उर्मिला को अपनी बात कंप्लीट करने का मौका नहीं देती और सामने से बोलते हैं, मैडम अगर आपको कोई जरूरी काम ना हो तो प्लीज आप अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, यहाँ का सब कुछ मैं देख लूंगी। ये बात बोलते हुए मधु बिना उर्मिला के किसी रिप्लाई का इंतजार किए उन नौकरों की तरफ देखते हुए उन उठने का इशारा करती है, जिसकी बाद वो सभी नौकरों को अपने अपने काम पर लगकर और खुद 2 फीमेल सर्वेंट को अपने साथ लिए किचन में जाते हुए कनक के लिए लाइट लंच प्रिपेयर करने के लिए बोलता है। इस दौरान मधु एक बार भी उर्मिला की तरफ नहीं देखती, जिसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने उर्मिला एग्जिस्ट ही नहीं करती। वही उर्मिला उसे इस चीज से काफी बेचैनी होती है, क्योंकि वो घर की मालकिन थी, पर मधु उसने एक बार भी उनसे किसी बड़े में कोई बात नहीं पूछती और खुद ही सारे फैसले लिए जा रही थी। यह उसके लिए बहुत बड़ी इंसल्ट थी, पर अभी वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, जिसकी वजह से वो गुस्सा होकर वापस अपने बेडरूम में लौट जाती है। वही मधु जो एक्चुअल में किचन में उन सर्वेंट को कनक के लिए लंच प्रिपेयर करने के लिए बोल रही थी, अपने तिरछी नजरों से गुस्से में उर्मिला को अपने बेडरूम की तरफ जाते हुए देखती है, जिसे देख फाइनली वह रहता की सांस लेती है और उसके चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान आ जाती है। वो जानती थी उसका जो ये कदम था ये बहुत छोटा था, पर उर्मिला जैसी सेल्फ ऑब्सेस्ड औरत के लिए यह एक बहुत बड़ी बात थी कि उसके होते हुए उसके घर में ही उसकी बिना अनुमति के सभी काम हो रहे हैं, जो कि वह ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मतलब सही मायने में जैसा कि मिस्टर महेश्वरी चाहते थे कि उर्मिला का ध्यान कनक पर ना होकर मधु पर चला जाए और खाना को थोड़ा समय मिल जाए, वो अपने प्लान में कामयाब हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ वैसे तो कनक अपने जीवन में मिले इस दूसरे मौके की वजह से काफी खुश महसूस कर रही थी, लेकिन इस वक्त वह अपने सामने रखे छोटे से टेबल पर पेशेंट वाले सिंपल फूड रखे हुए थे, जो कि अभी अभी एक नर्स कनक के लिए वह लेकर आई थी, जो कि कनक को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसके वजह से इस वक्त उसकी चेहरे पर उदासी की परछाई नजर आ रही थी। वो पिछले 2 दिनों से वह हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसकी सर्जरी चल रही थी, उसे इंजेक्शन और मेडिसिन पर रखा गया था, जिसकी वजह से इसने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। वही माहिरा की उसे फंसाने की वजह से उसके और प्रिंस के बारे में गलत न्यूज़ वायरल होने के कारण दुखी कनक ने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था और बाद में उसका माहिरा ने एक्सीडेंट कर दिया था। शायद ये भी एक वजह थी कि कनक को ऐसा लग रहा था जैसे उसने काफी समय से कुछ नहीं खाया है। उसका शरीर बहुत ही कमजोर पड़ गया है, उसे खाने की जरूरत है, लेकिन अपने सामने रखे सिंपल फूड उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए वह डायरेक्ट उसे नर्स को माना करते हुए बोलती है, नहीं, मुझे इतना सिंपल खाना नहीं खाना है, इसे वापस ले जाओ और मेरी मधु आंटी से बोलो कि वह मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाए, मैं उन्हें के हाथ का बनाया हुआ खाऊंगी। नर्स, बट आपको कम से कम 1 हफ्ते तक यही खाना पड़ेगा। अभी अभी आपकी सर्जरी हुई है, इस समय आपके लिए ज्यादा ओली या फिर मसाले वाले खाना सही नहीं है। पर कनक नर्स की बात नहीं सुनती और गुस्सा होते हुए उसे बोलती है, देखो, मैंने कहा ना कि मुझे ही नहीं खाना है। सुनो, डोंट फोर्स मी लाइक दिस अगेन एंड अगेन। गो कॉल माई ग्रैंडफादर, वेयर इज ही? वो आएंगे तो मैं उनसे तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी कि तुम मुझे कुछ अच्छा खाने के नहीं दे रही हो। वो ही मिस्टर महेश्वरी जो कि अभी अभी हॉस्पिटल पहुंचे थे और अभी कनक के वार्ड में इंटर करने वाले ही थे कि तभी उनकी कानों में कनक की बातें सुनाई देती है कि किस तरह से वो उनका नाम लेकर नर्स को धमका रही है। जिस चीज को देख उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। वो वापस से अपनी पोती को इस तरह से चुलबुले अंदाज में देखकर ये सोचते हैं कि सच में उनकी यह पोती कितने इनोसेंट है, जो अभी अभी इतने बड़े एक्सीडेंट से गुजरी है, उसकी सर्जरी हुई है, लेकिन फिर भी अभी वो सामने रखे सिंपल फूड के कारण नर्स से बहस कर रही है। इस चीज से एक तरफ मिस्टर महेश्वरी को दिल में सुकून मिल रहा था कि इस वजह से कनक के ऊपर ज्यादा कोई असर नहीं पड़ा है, तो वही दिल के दूसरे कोने में उन्हें कनक के फ्यूचर के बारे में सोचकर और भी परेशानी हो रही थी कि आखिर कैसे कनक उनके बिना उन सातिर माँ बेटी के जोड़ी से कैसे खुद को बचाएगी। मिस्टर माहेश्वरी जो कि ऑलरेडी 65 वर्ष के हो चुके थे, उन्हें पता है कि वह ज्यादा समय तक कनक का साथ नहीं दे सकते,
इसी की वजह से बार बार उसके फ्यूचर के बारे में सोचकर उन्हें परेशानी हो रही थी। वो अपने जीवन में ही कुछ ऐसा कर देना चाहते थे ताकि आगे चलकर कनक को ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। अभी मिस्टर महेश्वरी यह सारी बातें सोच रहे थे कि तभी कनक की नजर दरवाजे पर करें अपने दादाजी पर पड़ती है, जिन्हें देख वो उसे नस की कंप्लेंट करते हुए बोलते हैं, दादू आप जानते हो ना कि मैं इस तरह की बोरिंग सूप वगैरह नहीं पीती हूँ। तो फिर इस नस को देखो, यह मेरे लिए यही लेकर आई है और ये नस दी मेरे मना करने पर भी नहीं मान रही है। आप ही इसे कुछ कहो ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।